ओके, अभी हम लोग अमालगमेशन का अंत और कंसोलिडेशन का बिगिनिंग स्टार्ट करें। ठीक है, अमालगमेशन से कंसोलिडेशन की तरफ अपने को आगे बढ़े। तो अमालगमेशन में अभी तक जो हमने सम सॉल्व किया, वो सभी में कंप्लीट अमालगमेशन वाला केस था। यानी कि एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर रहा है या दो मर्ज होकर नया कंपनी बना रहा है। ठीक है, लेकिन अभी एक पार्ट अपना अमालगमेशन का और बाकी है, जहाँ पे बोलते हैं अमालगमेशन और सॉरी एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। एक्विजिशन ऑफ कंपनी की जगह पे एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो बी लिमिटेड का पूरा टेक ओवर नहीं करता, एक्वायर्स ओनली कंट्रोल। कंट्रोल एक्वायर करना नहीं, क्या कि बी का जो भी रिजोल्यूशन वगैरह पास होगा उस पे रिजोल्यूशन पास कराने वाला कंपनी कौन, तो वो ए लिमिटेड है। यानी कि बी अभी सांसें भी लेगा तो पूछ पूछ के लेगा ए को कितना सांस ले। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंट्रोल। तो इस पे क्या होता है कि अगर सपोज ए ने बी का मोर देन 51 मोर देन इक्वल टू 51% शेयर अगर एक्वायर कर लिया तो हम लोग बोलेंगे कि कंट्रोल एक्वायर हुआ। ठीक है, तो जो भी रेजोल्यूशन पास करना है, अगर इसके पास 51% शेयर्स है, इसने यस बोला, ठीक है, और बाकी सब भी शोल्डर ने नो बोला, तो भी रेजोल्यूशन पास होगा क्योंकि मेजोरिटी में। हाँ, समझ में। तो बी कंपनी बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि हमने पूरा 100% शेयर एक्वायर नहीं किया है और बी को बंद करके ए में मर्ज करने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे 51 से लेके 100% तक शेयर एक्वायर करने पे हम लोग बोलेंगे कि कंट्रोल एक्वायर है। अब ये कंपनी को अपन बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी, और इसको अपन बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। और एकदम टेक्निकल प्रॉपर वर्ड अगर मैं यूज करूं तो पेरेंट कंपनी। तो पेरेंट कंपनी रहेगा ए लिमिटेड और उसका सब्सिडियरी कंपनी रहेगा बी लिमिटेड। पेरेंट बोला तो पेरेंट के अंदर दूसरे भी आते हैं, यानी कि एसोसिएट्स आते हैं। ठीक है, फेलो सब्सिडियरीज करके आता है, मल्टीपल सब्सिडियरीज वगैरह भी आता है। तो इसके लिए हम लोग होल्डिंग की जगह पे जनरली इन डेज पे पेरेंट कंपनी करके वर्ड यूज करते हैं। तो पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, ऐसे दो नाम यहाँ पे क्रिएट होते हैं। अब इस पे होगा क्या कि अगर ए ने बी का शेयर खरीदा तो ए लिमिटेड जर्नल पास करेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बराबर है ना, क्योंकि पूरा कंपनी टेक ओवर नहीं किया। बी लिमिटेड का असेट अपने नाम पे अभी तक आया नहीं है, हमने सिर्फ उसका शेयर्स खरीदा है। और शेयर खरीदने को अपन बोलते हैं इन्वेस्टमेंट खरीदना। तो इसके बुक में एंट्री आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट, उसमें नाम आ जाएगा इन बी लिमिटेड, जो भी अमाउंट है वो। इतना समझा। यही ट्रांजेक्शन का जर्नल यहाँ पे क्या है, बी का शेयर ए ने खरीदा, तो बताओ एंट्री क्या पास करेगा बी। बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है, नो एंट्री। शेयर बी से नहीं खरीदा, बी तो ऑलरेडी लिस्टेड रहेगा, उसका शेयर ऑलरेडी कोई शेयर होल्डर्स के पास रहेगा। वो शेयर होल्डर से शेयर ए ने खरीद लिया, आईपीओ में खरीदा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सेकेंडरी मार्केट से शेयर उठाए। तो ऑलरेडी कोई इन्वेस्टर्स के पास उसका शेयर्स रहेगा, वो हमने खरीद लिया। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट में बंसल्स, ठीक है, वो लोग ऑनर थे, उन्होंने फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया था 2008 में। ठीक है, बंसल ने फ्लिपकार्ट को बड़ा बनाया। और हमने वॉलमार्ट जो यूएस का कंपनी है उसको इंडिया में एंटर होना था, तो उससे पहले डिसाइड किया कि मैं पहले ऑनलाइन मार्केट से एंटर होता हूँ, बाद में ऑफलाइन मार्केट स्टार्ट करूँ। तो वॉलमार्ट ऑलरेडी जायंट है वहाँ पे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट में, मेनली ऑफलाइन है उनका। ठीक है, तो उसने क्या किया, फ्लिपकार्ट को टारगेट बनाया।
बंसल्स के पास से फ्लिपकार्ट का शेयर ले लिया, जबकि फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बंसल के पास से उसका शेयर खरीद लिया, ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट किसका हो गया अभी, तो वॉलमार्ट का हो गया। अब इससे फ्लिपकार्ट को क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। उसके शेयर होल्डर्स के लिस्ट में पहले बंसल्स का नाम था, वो कट होके अभी शेयर होल्डर में वॉलमार्ट का नाम आएगा। पैसा किसको मिला शेयर का, बंसल्स को मिला, फ्लिपकार्ट को नहीं मिला। समझ में आया। तो अगर सपोज लेंसकार्ट को किसी ने टेक ओवर किया, ठीक है, तो सेम वे उसके ओनर को पैसा मिलेगा, लेंसकार्ट को नहीं मिलेगा। लेंसकार्ट जब ये आईपीओ लेके आएगा तभी लेंसकार्ट को पैसा मिलेगा। समझा, सेम वे फ्लिपकार्ट और सभी कंपनीज का सेम है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर चेंज होने से सब्सिडरी के बुक में, बी लिमिटेड के बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगा। इतना क्लियर है, यहाँ तक का बैकग्राउंड, ठीक है। तो पहले ए ने बी का मोर देन 50% शेयर एक्वायर किया, ठीक है। ए एंट्री पास करेगा इन्वेस्टमेंट टू बैंक, उसके असेट में इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। बी को कोई भी एंट्री पास नहीं करना है, क्योंकि उसको 1 रुपए का भी वैल्यू कुछ मिल नहीं रहा है। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ए लिमिटेड और बी के शेयर होल्डर्स के बीच में हो रहा है, बी उसमें इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेस 103 जब मारेगा, इंडेस 103 बोलेगा कि अभी ए का सेपरेट बैलेंस शीट है, इसको सेपरेट बैलेंस शीट बोलते हैं, बी का सेपरेट बैलेंस शीट है, ठीक है। अब तुम लोग को दोनों बैलेंस शीट को मर्ज करके एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि तुम लोग को थर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स will be opened, that is consolidated books of A Limited Group। एक नया बुक्स ओपन होगा और वो बुक्स को नाम देगा ए लिमिटेड बुक्स का कंसोलिडेटेड बुक्स। अब इस पे देखा जाए तो ए वो एक वन ऑफ द असेट होल्ड कर रहा है जो है इन्वेस्टमेंट इन बी, बी के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसका नाम सिर्फ ऑनर का नाम चेंज हुआ है, कंपनी बिक गया है फिर भी उसके बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं, इनडायरेक्टली कंपनी तो बिक गया है ना, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट में बंसल्स पहले ऑनर थे और सॉफ्ट बैंक वगैरह दूसरे ऑनर्स थे, लेकिन मेजोरिटी में बंसल्स थे, तो कंपनी बंसल्स का था। वॉलमार्ट ने बंसल्स का शेयर खरीदा, तभी ऑनरशिप वॉलमार्ट पे चला गया, लेकिन जो बाकी के शेयर होल्डर्स है वो तो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे ना, उनको थोड़ी एग्जिट करने की जरूरत है। अगर बंसल से एग्जिट किया तो बाकी लोग तो कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ में, ठीक है। तो इसके सेपरेट बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं, शेयर होल्डर चेंज हो रहा है, भले ही वो कंपनी बिक चुका है, ऑनर चेंज हो गए, कंट्रोलिंग पावर चेंज हो गया, बैलेंस शीट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेम, ठीक है। अब इंडेक्स 103 बोलेगा कि जब भी ये शेयर एक्वायर किया ना, तब एक नया बुक ओपन करो, तीसरा बुक, जो ना जो ना ए का रहेगा जो ना बी का रहेगा, एक सेपरेट बुक ओपन होगा और उसको नाम दिया जाएगा कंसोलिडेटेड बुक्स, जो रहेगा ए लिमिटेड ग्रुप का। अब ग्रुप का मीनिंग क्या है, तो ग्रुप मीन्स होल्डिंग एंड ऑल इट सब्सिडरी। तो अगर सपोज बी के अलावा इसके और भी सब्सिडरीज है, सी डी ई वगैरह, सभी को मिला के एक ही बुक रखना। ऐसे नहीं कि ए प्लस बी का एक अलग, ए प्लस सी का अलग, ए प्लस डी का अलग, ऐसे नहीं। एक कंसोलिडेटेड बुक्स रहेगा जिसपे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जितना भी कंपनीज है सबको एक साथ लिखना। समझ में आया ग्रुप का मीनिंग, क्लियर है एवरीवन, ठीक है। अब इसमें हम लोग अमालगमेशन का एंट्री पास करें, ठीक है, एज इफ ए बी को टेक ओवर कर रहा है, वैसे अपने को एंट्री पास करना पड़ेगा। तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, इन कंसोलिडेटेड बुक्स, सबसे पहले एन ए फाइंड करो, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ बी लिमिटेड माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ
बी लिमिटेड, तो तुम लोग को मिलेगा एन है। ठीक है, मैं यहाँ पे गिनता हूँ कि एज्यूम 60% शेयर एक्वायर किए, तो मुझे बताओ मुझे यहाँ पे असेट 60% लेना चाहिए कि 100% लेना चाहिए। एन ए बी का सिर्फ 60% शेयर एक्वायर किया, पूरा नहीं। तो जब भी एन ए लेंगे तो वो 60% असेट्स का ले या पूरे 100% का ले? ये पूरा 100% असेट्स का है, यानी कि एन ए भी पूरा 100% का है। ठीक है, अब दूसरा पीसी। ठीक है, तो पीसी 60% ही हमने खरीदा ना बिजनेस, तो जो पेमेंट किया रहेगा वो 60% शेयर के लिए ही किया रहेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल पीसी जो रहेगा वो तुम लोग लोगे। मैं नंबर्स कुछ इमेजनरी लेना स्टार्ट करता हूँ ताकि अपन वो कंपेयर कर पाए। सपोज असेट है 1000 रुपीज का, एन है। ठीक है, हमने 60% शेयर एक्वायर किया। कितने में एक्वायर किया? तो लेट अस अज्यूम कि हमने वो एक्वायर किया फॉर 750 रुपीज। ठीक है, 750 रुपीज फॉर 60% शेयर्स। ठीक है, इतना समझा? अब यहाँ पे एक और पार्ट आएगा जो आएगा एन सी आई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज 21 के हिसाब से इसका नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और इंडेस 110 उस पर उसका नाम चेंज होके एनसीआई होगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एज में इसको एमआई करके बोलते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग एमकॉम वगैरह करोगे तो उस पर एमआई करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे एनसीआई आएगा क्योंकि एमकॉम में एएस है, इंडेस नहीं। ठीक है, तो एनसीआई ये अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एनसीआई जो बैलेंस 40% है उसके लिए रिकॉर्ड करना है, यानी कि अपन मेजोरिटी में तो ऑटोमेटिकली बाकी के माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी बोला है नहीं अपना कंट्रोल है तो बाकी का नॉन कंट्रोल वाले 40%, हम लोग को उसका भी प्रोपोर्शनेट वैल्यू यहाँ पे लेना है। और ये लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, एनसीआई एट फेयर वैल्यू लिया जाता है, और एनसीआई एट एनए लिया जाता है, प्रोपोर्शनेट एनए। दो मेथड्स है, फेयर वैल्यू पे एनसीआई को रिकॉर्ड करो या तो एनए पे एनसीआई को रिकॉर्ड करो। ये बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है। ठीक है, तो एज्यूम करो कि ये वैल्यू फॉर एग्जांपल 400 रुपीज आ रहा है और 40% शेयर्स। ठीक है, तो दोनों मिला के 1150 हो जाएगा टोटल पीसी। ठीक है, ये हमने पे किया खरीदने के लिए, और ये एनसीआई का वैल्यू बाय डिफॉल्ट अपने को लेना पड़ेगा क्योंकि अपना ये जो एनए है वो पूरा का पूरा अपना नहीं है। ठीक है, उस पे दो ऑनर्स है, अपन 60 के, बाकी के 40 के कुछ और लोग हैं, तो वो लोग का वैल्यू कितना? तो वो वैल्यू आ रहा है 400। ठीक है, अब तीसरा और आखिरी पार्ट हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस आएगा एनए 1000 लेस नंबर वन पीसी 750 और एनसीआई 400, यानी कि टोटल 1150। तो दोनों को 150 का यहाँ पे गुडविल क्रिएट होगा, 150 का गुडविल क्रिएट होगा। ठीक है, तो जब ये पार्शियल एक्विजिशन रहेगा तब भी ये एनसीआई आएगा। हमने अभी तो कोई समय क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमला 100% इक्वेशन हो रहा था, तो अपना पूरा पीसी 100% के लिए ही था, तो एनसीआई 0 था, इसके लिए एनसीआई आया नहीं। दोनों में वैल्यूज डिफरेंट रहते हैं, तो तुम लोग दो मेथड से आंसर निकाल सकते हो। जिसने फेयर वैल्यू वाला मेथड अप्लाई किया उसका गुडविल डिफरेंट आएगा, जिसने एनए वाला मेथड अप्लाई किया उसका गुडविल डिफरेंट आएगा, दोनों अलाउड।
ये ये फेयर वैल्यू नेट एसेट का फेयर वैल्यू नहीं, ये फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी वो बात निकले तो मैं चलो डिस्कस कर ही रहता हूँ। ये जो फेयर वैल्यू है ना, वो ऐसे काम करता है कि 60% शेयर का वैल्यू 750, तो 40% शेयर का वैल्यू कितना? ठीक है, 60% शेयर का वैल्यू 750, तो 40% शेयर का वैल्यू कितना? वो फेयर वैल्यू मेथड है, यानी कि वो पीसी के प्रपोर्शन में लेता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये से बोलते हैं कि 1000 रुपीज पूरे बिजनेस का वैल्यू, तो 1000 में से 40% बिजनेस का वैल्यू कितना? तो 1000 का 40% 400। समझा? तो दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा। अगर एनसीए चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली गुडविल या कैपिटल रिजर्व चेंज होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक मेथड में गुडविल आया, दूसरे मेथड में कैपिटल रिजर्व आया। पॉसिबल है ना? अगर ये सपोज ये मेथड में आंसर बहुत बड़ा आ रहा है, इसने वो कंपनी बेचने को तैयार ही नहीं था, ठीक है, शेयर, तो इसे 2 गुना भाव ऑफर किया कि मार्केट में जो भाव चल रहा है उससे डबल भाव देता हूँ, तो तेरा शेयर बेच, मुझे कंपनी को टेक ओवर करना है। तो उसमें अगर तुम लोग फेयर वैल्यू निकालोगे तो वो डिफरेंट आएगा ना, बहुत हेवी आएगा। तो उस पर गुडविल क्रिएट हुआ, और जब हमने एनए के प्रपोर्शन में निकाला तो एनसीआई कम हो गया, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि एक में गुडविल है तो दूसरे में भी गुडविल ही आएगा। दोनों मेथड में अलग अलग आंसर भी आ सकता है। अपने को एग्जाम में कोई भी एक ही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, सम बताएगा पहला प्रायोरिटी, अगर सबने नहीं बताया तो अपना सिलेक्शन। ठीक है, और दोनों आंसर को फुल मार्क्स देना ही पड़ेगा, अगर सबने स्पेसिफाई नहीं किया है तो दोनों इक्वली राइट काउंट होगा, क्योंकि इन डेज नहीं दोनों ऑप्शन दिए, कंसोलिडेटेड में रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक का स्टोरी सभी को क्लियर है? ठीक है, ए लिमिटेड क्या एंट्री पास कर रहा है? इन्वेस्टमेंट टू बैंक कितने का? 750 का, और उसके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 750 चला गया है, उसके अलावा उसके बैलेंस शीट में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बैंक से 750 कम होगा और इन्वेस्टमेंट में 750 बढ़ेगा। वो इफेक्ट ए लिमिटेड के सेपरेट बैलेंस शीट में, बी के बैलेंस शीट में 750 का कोई एंट्री नहीं, क्योंकि पैसा बी को नहीं मिला, उसके शेयर होल्डर्स को मिला। ठीक है, कंसोलिडेटेड बुक में पहले हमने एनएपी से डिफरेंस निकाला, अब इसका अपन एंट्री पास करेंगे। एंट्री जो अपन हमारे कमीशन में पास कर रहे थे सेम वे आएगा। जर्नल एंट्री, एंट्री में असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेकअप ले लेता हूँ, सपोज 1400 400 तो 1500 500 तो 1000। ठीक है, तो असेट 1500 का, लाइबिलिटी 500। उसके बाद में अपन पीसी लिखते हैं, तो पीसी में अपन क्या दे रहे हैं? ये शेयर्स 750। ठीक है, तो बैंक या तो अभी फॉर द टाइम भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 750। ठीक है, वो टेक्निकलिटीज बाद में अपन जाते हैं कि उस पर क्या करना है, अभी फॉर द टाइम भी ये 750 का जो हमने ये पे किया हुआ। टू, एक और आएगा जो आएगा एनसीआई। ठीक है, क्योंकि पीसी में दो पार्ट है, एक अपना एक्चुअल पीसी और दूसरा है एनसीआई। एनसीआई का वैल्यू आप लोग ने लिया है 400, और जब ये एंट्री को क्लोज करोगे तो दोनों को 150 का गुडविल डेबिट हो। गुडविल है तो गुडविल लिखो, कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व लिखो, लेकिन ये एक नया पार्ट आएगा, एनसीआई अपने को लिखना पड़ेगा। समझा? अब अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑब्वियसली अपना शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आएगा। तो उसमें असेट्स में एच प्लस एस दोनों का असेट्स लिखना है, यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी, ए का भी आएगा और बी का भी आएगा, अकेले बी का नहीं। ये एंट्री में से बी का दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये बुक्स किसका है? कंसोलिडेटेड बुक्स है, यानी कि ए लिमिटेड प्लस उसका सब्सिडरीज का बुक है। तो ए का बैलेंस तो ऑलरेडी ये बुक में रहेगा, उसमें बी वाला जो पार्ट अपन ऐड कर रहे हैं वो अपन एंट्री के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ए प्लस बी दोनों को मिला के लिखना।
समझ में आया? ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड 750 का, वो तुम लोग को अभी नहीं लिखना है। तुम लोग बाकी का हर असेट ऐड करोगे ए प्लस बी का, लेकिन इन्वेस्टमेंट को ऐड नहीं करोगे, क्योंकि अपना ही शेयर, जब भी कंसिडर अपन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो अपन ही ए है, अपन ही बी है, अपना ही कंपनी का शेयर अपने ही असेट में है। समझा? तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। गुडविल क्रिएट होगा, वो गुडविल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ 150, ठीक है, और ये असेट साइड अपना खत्म होगा। तो सभी असेट्स को ऐड करो, गुडविल को छोड़ के बाकी का, इन्वेस्टमेंट को कट कर दो, और जो यहाँ पे गुडविल क्रिएट हुआ वो तो लोग बैलेंस शीट में लिखोगे। ठीक है। बाद में आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल किसका? ओनली ए लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल, बी का नहीं आता, सिर्फ ए लिमिटेड का। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि फॉर एग्जाम्पल ये, एक मिनट भूल गया, ये सपोज ए लिमिटेड है, ठीक है, बुक बुक बोल दे, और ये बी लिमिटेड है। तो दोनों का सेपरेट बुक्स तो था ही पहले से। जब भी ए ने बी का कंट्रोल एक्वायर किया तो हमने एक नया बुक ओपन किया, ठीक है, और नए बुक में ए कंटिन्यू करेगा, उस पर बी वाला बैलेंस को ऐड करेगा। तो ए का तो शेयर कैपिटल है, लेकिन अपन अमालगमेशन में कभी सेलिंग कंपनी का कैपिटल को टेक ओवर नहीं करते। ठीक है। तो बी का शेयर यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ए का बैलेंस जो है वो तो पूरा का पूरा रहेगा, ए के बैलेंस शीट से कुछ भी निकलना नहीं है, वो पूरा रहेगा। बी का क्या क्या टेक ओवर होता है, सिर्फ उतना ही अपने को ऐड करना है। तो असेट टेक ओवर होगा, लायबिलिटी टेक ओवर होगा, उसका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व टेक ओवर नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। तो इक्विटी शेयर ओनली ए लिमिटेड का आएगा, बी का नहीं आएगा। रिजर्व में हम लोग ए लिमिटेड प्लस पोस्ट बी लिमिटेड लिखते हैं। ये बाद में डिस्कस करेंगे। इंडेक्स 110 जब भी स्टार्ट होगा ना, तभी ये वाला पार्ट आएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ ए लिमिटेड का रिजर्व रहेगा, बी का रिजर्व अपन टेक ओवर नहीं करते। ठीक है। ये पार्ट अभी फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करो, सिर्फ ए लिमिटेड का रिजर्व लिखना है, बी का रिजर्व अपन टेक ओवर नहीं कर रहे। उसके बाद में इसके एग्जैक्टली नीचे रिजर्व यानी कि अदर इक्विटी, अदर इक्विटी के नीचे दोनों को लिखना पड़ेगा एनसीआई। ठीक है। अदर इक्विटी के नीचे अपने शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट में एनसीआई के लिए कोई स्पेस नहीं है। ठीक है। तो अपने को एक लाइन सेपरेटली डालना पड़ेगा। तो पहला इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर 1, ठीक है, उसके नीचे नंबर 2 अदर इक्विटी, उसके नीचे नंबर 3 एनसीआई। बाद में लायबिलिटीज का हेडिंग देके नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है। तो एनसीआई आएगा, एनसीआई कितना आएगा? 400। और उसके बाद में बाकी का जो लायबिलिटीज है वो तुम लोग ए प्लस बी दोनों का मिला के लिखोगे। ठीक है। और तुम लोग का बैलेंस शीट टैली होगी। ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाता है 103, ये उसे स्टार्ट करवाए। अब 110 का क्या काम है? जब ये 103 ने पूरा बैलेंस शीट बनवा दिया, तो 110 का क्या काम है? तो फॉर एग्जाम्पल सपोज ये 1 जुलाई 23 को ए ने बी का 60% शेयर एक्वायर किया, तो 1 जुलाई 23 का जो बैलेंस शीट है वो 103 बना के रहेगा, कंसिडर्ड बैलेंस शीट। 1 जुलाई 23 का डेट ऑफ इक्वेशन इसे बोलते हैं। तो डेट ऑफ इक्वेशन का बैलेंस शीट 103 ने बनवाया। अब उसके बाद में 103 साइड में हो जाएगा, बोलेगा मेरा काम खत्म हो गया। बाद में 110 आएगा, कभी आएगा? 31 मार्च 24 को, जब ईयर एंड होगा ना। ठीक है। तो ए अपना बैलेंस शीट बना के बैठ जाएगा, बी अपना बैलेंस शीट बना के बैठ जाएगा। ठीक है। इंडेक्स 110 आएगा, वो पूछेगा हो गया क्या होमवर्क? बोलता हाँ, दोनों बोलते हो गए। बोलेगा क्यों, बैलेंस शीट बनाया था ना 1 जुलाई को, वो भी मार्च का बनाया क्या?
समझा क्या हुआ? ए ने अपना खुद का बैलेंस शीट बनाया, बी ने अपना खुद का बैलेंस शीट बनाया, बाद में इंडेक्स 110 आया, कभी आया 31 मार्च 24 को, ईयर के एंड में। अभी भी इसके पास इसका शेयर है ना, ठीक है। तो 110 आके वो पूछेगा कि तेरे पास अभी भी बी का शेयर है क्या? तो ये बोलेगा हाँ है ना हमारे पास, ये देखो इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है। बोलेगा ठीक है, तूने वो बुक ओपन किया था, वो कंप्लीट किया क्या? वो तो मार्च सॉरी जुलाई का बैलेंस शीट था, अभी मार्च का वो बैलेंस शीट कंटिन्यू बनाना पड़ेगा तुझे। तो 31 मार्च को ये बैलेंस शीट वापस आगे कंटिन्यू होगा, और वो प्रोसेस कौन बताएगा? तो वो 110 बताएगा, 103 नहीं बताएगा। 103 बोलेगा मेरा काम सिर्फ यहां तक का बैलेंस शीट बनाना था, आगे का बैलेंस शीट कैसे कंटिन्यू करना है वो 110 को जाके पूछो। ठीक है, ये कब तक बनाना पड़ेगा? जब तक ए के पास बी का कंट्रोल है, हर साल 31 मार्च को ये कंसिडर बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अभी तुम लोग थोड़े अकाउंट्स के बैकग्राउंड वाले बच्चे हो गए, तो मैं थोड़ा सा इमेजिन करवाने को ट्राई करता हूँ। तुम लोग कोई कंपनी का टैली में एंट्रीज पास कर रहे हो, और वो कंपनी का सब्सिडरी भी है, तो तुमने होल्डिंग का एंट्री लिखा, ए लिमिटेड का एंट्री लिखा, बाद में बी का लिखा, बाद में तुम लोग को बॉस ने आके बोला कि कंसिडर्ड बुक्स का बैलेंस शीट भी बनाना है। तो कंसिडर्ड बुक्स बोला तो क्या हुआ? ए प्लस बी। तो तुम लोग को एक तीसरा टैली ओपन करना पड़ेगा, नया कंपनी, और वो नए कंपनी में ए का एंट्री भी पास करना पड़ेगा, बी का एंट्री भी पास करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एंट्रीज आएगा। लेकिन इतना सारा काम नहीं होता है, तो तुम लोग सिर्फ एंट्री लिखोगे ए का ए के बुक में, बी का बी के बुक में, दोनों का बैलेंस शीट बना दोगे, और सिर्फ बैलेंस शीट को कंबाइन करने का काम इंडेक्स 110 के पास जाके दोनों सीख के आओ। तो एंट्रीज एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कंबाइन नहीं होता है। टैली में एंट्रीज एक ही कंपनी का रहता है, ए का सेपरेट बी का सेपरेट। कंसोलिडेटेड का एंट्रीज अपन अलग से पास नहीं करते, एक एक एंट्री पास नहीं करते, सिर्फ जो कंसोलिडेशन का एंट्रीज रहेगा वो पास करके बैलेंस शीट बनाना रहता है। तो वो प्रोसेस क्या है वो अपने को भी सीखना है। इतना क्लियर है? समझा ना? ठीक है। तो ये हुआ पूरा बैकग्राउंड ऑफ इंडेक्स 110 103 दोनों का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। अभी पहले अपन क्या करेंगे, पहले 103 के कुछ सम सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे सम से। उसमें एनसीआई स्पेशली उसको फोकस रहेगा कि एनसीआई का वैल्यू कितना आ रहा है, और एनसीआई का वैल्यू पे से गुडविल या कैपिटल रीजर्व पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बस यही ऑब्जर्व करते रहना है। बहुत छोटे छोटे सम से वो हो जाने के बाद में 110 पे अपन प्रोसीड करेंगे। ठीक है? हाँ। हम्म। उसपे क्या था कि ए बी को टेक ओवर कर रहा था, तो पी से बी को मिल रहा था, और बी को अपन वो रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बना के अपन उसको क्लोज करे, तो बी क्लोज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कंपनी बंद नहीं हो रहा है। शेयर का जो पैसा है वो बी के शेयर होल्डर्स को मिला, तो बी ने कोई एंट्री पास ही नहीं किया, उसको पैसा मिला ही नहीं। या फिर पीसी का क्योंकि ये ए प्लस बी का कंबाइंड है ना, ए ने तो पैसा दिया ना, बी को मिला नहीं, लेकिन ए के बुक से तो पैसा जा रहा है ना, तो पीसी तो लिखना ही पड़ेगा ए को, बी नहीं लिखेगा। ए के बुक में तो आया ना, क्योंकि कंसिडर बुक्स यानी कि ए प्लस बी। समझा?